हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का प्रयास सीरीज के एक और नए लेक्चर में, जहां पर हम करते हैं एचपीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये हमारा लेक्चर 3 फॉर जीएस 2। हम जीएस 2 जनरल स्टडीज जो 2 है, पेपर 5 जनरली आपका इन दी एचपीएस मेंस एग्जाम, उसमें जो आंसर राइटिंग है वो हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। जहां पर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, जहां पर जो मेन एम है इस पूरे लेक्चर का वो ये है कि आप भी हिमाचल मेंस के लिए काफी अच्छे आंसर लिखना शुरू हो जाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द गवर्नेंस टॉपिक। ठीक है, जीएस 2 में पेपर 5 यूनिट 2 एंड सब यूनिट 1 आपके सिलेबस का हिस्सा है। और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं बाय द सर्वोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो अच्छा क्या रहेगा कि यहाँ पर आप डेफिनेशन के साथ शुरुआत करें या फिर उसके कंटेक्स्ट के साथ शुरुआत करें। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन 3 तरीके की हो सकती है कि आप कोई फैक्ट दें, आप कोई डेफिनेशन दें, या फिर आप उसका कोई करंट कंटेक्स्ट दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट करंट बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिक क्या रहेगा आपका, अच्छी बात क्या रहेगी आपकी कि आप यहाँ पर डेफिनेशन के साथ या फिर इस टर्म की जो फैक्ट है उसके साथ आप शुरुआत कर दें। ठीक है, तो आप लिखते हैं कि द सर्वोत्तम मॉडल हैज बीन डेवलप्ड विद द ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन द कंट्री। देखिए, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस का एक मेन एम क्या होता है कि जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को, उसमें हम क्वालिटी के साथ, टाइम के साथ और एक्सेसिबिलिटी के साथ चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सेवोत्तम मॉडल उसी एक पूरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला मॉडल है, जहां पर हम 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन देखते हैं। सेवोत्तम मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। पहला वर्ड है सेवा और दूसरा वर्ड है उत्तम। और अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो हमें किसी को उत्तम सेवा देनी है, और इंग्लिश में अगर बोले तो हमें काफ़ी एक्सीलेंट सर्विस देनी है लोगों को। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको, अगर एक सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर आप सिटीजन को प्रायोरिटी पे रखते हैं, अगर वहां पर आपने एक स्टैंडर्ड के साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, तो आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली जो सर्वोत्तम मॉडल है, इसकी जो शुरुआत है या फिर जो इसकी रिकमेंडेशन है, वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दी थी। और इस मॉडल में बेसिकली 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से 3 मॉड्यूल हैं? पहला मॉड्यूल है आपका सिटीजन चार्टर। ठीक है, जो कि बेसिकली इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करता है, रिव्यू करता है। सिटीजन चार्टर हम पहले पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि कौन सी सर्विस किस क्वालिटी की, किस टाइम लिमिट के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं टू द सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये सेकंड कंपोनेंट है वो है डिलीवरी कैपेबिलिटी, जहां पर हम कस्टमर की एम्प्लॉयज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिलीवरी कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। हम नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बताते हैं कि देखो हम करने क्या वाले हैं। अगर हमने कस्टमर को ये क्वालिटी प्रॉमिस कर रखी है तो हम उसको, अगर वो क्वालिटी देना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देन द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थिंग इन दी सेवोत्तम मॉडल इज पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखिए, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर लाजमी है कि कुछ डाउट आएंगे, कुछ क्वेरीज आएंगी। ठीक है, कुछ इश्यूज आएंगे, तो उनको दूर करने के लिए भी आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा एक सेवोत्तम मॉडल के बारे में अंडरस्टैंडिंग है जो हमें रखना है, और अपने आंसर्स में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies in India। GS 2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेलिवेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कौन कौन से उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे पावर ड्राइव करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो एक्ट हैं जिनसे पावर ड्राइव होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप शुरुआत कैसे करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जिक्र किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ठीक है, तो इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंटरेस्टेड विद द कंडक्टिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन पर्पस क्या है कि आपको 4 बॉडीज के लिए, कौन सी 4 बॉडीज? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा,
एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके इलेक्शन करवाने हैं। किस मैनर में? फ्री एंड फेयर मैनर में। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहते हैं। जितनी भी पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 से ड्राइव होती हैं, और कुछ लॉज हैं पार्लियामेंट के जिनसे वो पावर ड्राइव करता है। जो मेन आर्टिकल है बेसिकली, अगर हम पार्ट 15 की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 डिफरेंट पावर्स देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इनमें भी जो मेन आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 प्रोवाइड करता है द स्ट्रक्चर, कंडीशंस ऑफ सर्विस, मैंडेट फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है, एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 356 प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन। अगर आप एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा के रखते हैं और वहां पर आपको 1 साल के बाद इलेक्शन करवाना है या वहां पर नहीं हो सकता है, तो ऐसे केस में इलेक्शन कमीशन की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग रखा है। अब प्रेसिडेंट रूल में बोला गया है कि 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम लगाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में और 44th अमेंडमेंट में बोला गया है कि अगर आप 1 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी भी स्टेट में, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि वहां पर इलेक्शन कराने मुश्किल है, इसलिए वहां पर मैं प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर रहा हूं बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। तो आर्टिकल 356 भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। सिमिलरली, जब भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है ऑफ द एमपीज एंड एमएलएस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो वहां पर भी प्रेसिडेंट साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह लेनी पड़ती है। सिमिलरली, अब लॉ की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, जो प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को द पावर टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सिंबल्स, नोटिफाई इलेक्शन शेड्यूल एंड अदर रिलेटेड डेट्स। कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दे रहे हैं कि आप बताएंगे कि कब किसी स्टेट में इलेक्शन होंगे, किस इंपॉर्टेंट डेट पर होंगे और किस तरीके से उनकी काउंटिंग होगी। डिस्क्वालीफाई मेंबर फॉर इलेक्टोरल ऑफेंसेस, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड अपॉइंट एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर इलेक्शन। सिमिलरली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या है कि जो डाटा है, कौन वोटिंग रखने की पावर रखता है, किसका इलेक्शन कार्ड बनेगा, ये सारे पावर ड्राइव करता है ईसीआई फ्रॉम द आरपीए एक्ट ऑफ 1950। सिमिलरली, डिलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो बताता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज क्या होगा। एंड इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक नॉन स्टेटूटरी पावर भी है इन दी फॉर्म ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको ये वो यूज करता है ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर कर पाए इन एनी इलेक्शन। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। इट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, GS2 में, जो पेपर 5 है, यूनिट 1 है और सब यूनिट 1 है, उसका ये सिलेबस है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स ओन वे डिस्पाइट बीइंग एन अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, हम मानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वो कह रहे हैं कि भले ही हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की अमलगमेशन कर रखी है, उनसे कुछ चीजें ले रखी हैं, लेकिन इसके बाद भी कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है अपने खुद तरीके से, ये आपको एग्जामिन करना है। ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, तो ऐसा आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे और आप बताएंगे कि देखो, हाँ, हमने बोरो किया है फ्रॉम दी एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एवरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कुछ ऐसे सेलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टिंग्विश करते हैं, यूनिक बनाते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। देखिए, जनरली आपका इंट्रोडक्शन एक डेफिनेशन, फैक्ट या आपका एक कंटेक्स्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आप कंटेक्स्ट दीजिए, आप बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, वो अपनी कंटेंट एंड स्पिरिट में यूनिक है, हमने बहुत सारे प्रोविजन बोरो किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हैं। अब कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेलगमेशन है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा। देखिए, BR अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, उन्होंने बोला था कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है, ये बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन की खाक छानने के बाद प्रिपेयर किया है। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हमने ब्रिटिश के जो पास्ट एक्ट थे कॉलोनियल इंडिया में, उनसे उठाए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कहीं ना कहीं ओ करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955 35।
फिलोसफिकल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी इंस्पिरेशन अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर हम प्रोग्रेटिव रिट्स की बात करें, अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो ये सारे प्रोविजन कहाँ से इंस्पायर हुए हैं? फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, इनका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। आप अब पॉइंट मेंशन करना शुरू करेंगे। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया कि डिस्पाइट बीइंग एन अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि किस तरीके से अमलगमेशन है। अब क्योंकि 20 वर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड होने चाहिए, आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस वाली लाइन को भी जस्टिफाई करो। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर एग्जामिन है, आपने एग्जामिन में पूरा डिटेल में बताना है हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमलगमेशन है। तो अभी हमने दो पार्ट कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन दे दी और अमलगमेशन बता दी। अब हम बता रहे हैं कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इसलिए है क्योंकि ये ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनके लिए हमें एक स्पेशल आर्टिकल फॉलो करना पड़ता है, आर्टिकल 368। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर हम सिंपल मेजोरिटी से दो हाउसेस की चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखा है कि अननेसेसरी चेंजेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके, और इसके साथ साथ जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो जल्दी से जल्दी हो सकें। ठीक है, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करी है। नो डाउट ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, लेकिन अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है। इट इज लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स, इट इज लिमिटेड बाय जुडिशियल रिव्यू, इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है, एक सिंथेसिस देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की एंड द अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुपरमेसी की। ठीक है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी बाइस के साथ है। ठीक है, कैसे कि हमने नो डाउट फेडरल फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं, लेकिन हमारे देश की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें यूनिटरी बायस रखना पड़ा, यूनियन को काफी मजबूत बनाना पड़ा। देन इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी इमरजेंसी की बात आएगी वहां पर सेंटर को और पावरफुल कर दिया जाएगा, और सारी जो पावर है स्टेट की वो सेंटर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। देन पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो हमें किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। हमारे देश में नो डाउट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म कैसे है कि हमने सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, और सभी की जो प्रोटेक्शन है वो इक्वली करनी है। इसके साथ साथ हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट है। एक सिंगल सेट ऑफ जुडिशरी स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ दोनों अप्लाई करती है, और वो किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हमारे जो राइट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी उनमें अच्छी नॉलेज दी गई है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाती हैं। अब इसके साथ साथ कुछ प्रोसीजरल यूनिकनेस भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बताया स्ट्रक्चरल यूनिकनेस, कि लिखित में क्या यूनिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लिखित में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट पे आया था, ठीक है, इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ये, उस दिन क्या यूनिकनेस थी वो हमने बात करी। अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल यूनिकनेस की, कि जब इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तब ये कैसे यूनिक है। तो काफ़ी वाइडर है स्कोप में। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि किस ऑर्गन की क्या पावर है, इसके साथ साथ ये भी बताता है कि हमारे देश में हमें सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आनी है, जहाँ पर हमें एक वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करनी है। देन इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों? क्योंकि हम टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहते हैं। हमने इसमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन दी है। अगर जुडिशरी चाहे तो कुछ मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है कि ये हमारे देश को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और इसके साथ साथ अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो हमने पहले फॉलो कर रखी थी लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से वो ठीक नहीं है, उसको भी हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेक्शन 377 आईपीसी को खत्म किया बाय नवतेज सिंह जौहर केस, जहां पर हमने होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया। इसके साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अगेन अ यूनिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हमने बोला कि कुछ जो बेसिक स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। 3 टायर गवर्नमेंट, जहां पर हमने पंचायत का एक सिस्टम या म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम क्रिएट किया है बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर वर्ल्ड की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको इंक्लूड किया गया है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स पर एडहर करते हैं और इसके साथ उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, इन्फोर्स भी करते हैं, वो भी हमें यूनिक बनाती है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरली भी यूनिक है एंड प्रोसीजरली भी यूनिक है। ठीक है, ऐसा बड़ा आंसर अगर आप लिख देते हैं, अच्छा खासा आंसर आप लिख देते हैं, तो 20 में से 15 मार्क्स आपके कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो ये था एक और प्रयास का लेक्चर जहां पर हमने 3 नए क्वेश्चन जीएसटी के डिस्कस किए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।